नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है रमाश्री गुरुकुलम पे। आज के इस वीडियो से हम लोग पॉलिटी का एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो आपको 10 से 15 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो का लेंथ रहेगा, ठीक है, 10 से 15 मिनट। और 10 से 15 मिनट में जो भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, जो भी उसका फैक्ट हो सकता है, तो वो सारा हम इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये एपिसोड फर्स्ट है, ठीक है, और पॉलिटी हम स्टार्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे हम इसी तरह से मॉडर्न हिस्ट्री भी खत्म करेंगे, ठीक है, इसी तरह से ज्योग्राफी भी, जो भी इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल हम अभी पॉलिटी का ये एपिसोड चालू कर रहे हैं, पहला एपिसोड है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो से हम सबसे पहला जो टॉपिक है हम लोग का, रेगुलेटिंग एक्ट और पॉलिटी जो हम लोग का शुरू होता है, संविधान का जो विकास है रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होता है, और आगे चल के हम लोग का संविधान कैसे बनता है, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ना है 1773 ईस्वी का, ठीक है, 1773 ईस्वी का। फिर इसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है, ठीक, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में, फिर चार्टर आता है 1793, फिर उसी तरह से चार चार्टर आता है, फिर भारत शासन अधिनियम आता है, ठीक है। उसके बाद 1935 ईस्वी का शासन आता है, ठीक है, एक्ट आता है 1935 ईस्वी का एक्ट। और 1935 ईस्वी के एक्ट का क्या प्रभाव है हमारे संविधान पे, तो वो सारा चीज हम लोग धीरे धीरे इसी एपिसोड के माध्यम से, ठीक है, 10 से 15 मिनट में हम लोग सारा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो जो हम बना रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में 1773 ईस्वी में, ठीक है। तो आप लोग को जिज्ञासा होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट आखिर लाया क्यों गया था, ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग आज समझेंगे, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, तो 1773 ईस्वी में। कब आया, 1773 ईस्वी में, ठीक है। क्यों लाया गया था, तो हुआ क्या था एक्चुअली, इसका बैकग्राउंड जो हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब होता है, 1600 ईस्वी में, ठीक है। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है, और व्यापार करने के लिए इसको अधिकार मिल जाता है ब्रिटेन के द्वारा, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अधिकार मिलता है, ठीक है। 1600 ईस्वी के बाद ये अपना भारत में और पूर्वी देशों में अपना व्यापार कर सकता है, ठीक है। ब्रिटेन में और भी कंपनियां थी, लेकिन सिर्फ भारत और पूर्वी देशों में व्यापार करने का अधिकार किसको मिलता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, ये आपको समझना है। इसके बाद क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपना व्यापार चालू करता है, ठीक है, 1600 ईस्वी से अपना स्टार्ट करता है, और अपना ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो भी डील था दोनों कंपनी और उसमें, ठीक है, जिस तरह से यहाँ से अपना जो भी उसका कमा के जितना भी होता था अपना कंपनी उसको, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को बेचती थी, ठीक है। तो हुआ क्या कि आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ 1767 ईस्वी में, मेन हुआ कि ईस्ट इंडियन कंपनी दिवालिया होने के कगार पे थी, ठीक है, बैंकक्रप्ट होने वाली थी। लेकिन बैंकक्रप्ट होने का मेन कारण जो था, आपको समझना होगा कि आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ उस समय 1767 और 69 ईस्वी में, ठीक है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध आपको 1767 और 69 ईस्वी के बीच में हुआ। इसमें कंपनी जो मैसूर के साथ युद्ध किया, तो इससे क्या हुआ कि बहुत ज्यादा उसको हानि हो गया, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि उसका खर्च ज्यादा हो गया और बैंकक्रप्ट होने वाले। दूसरा कारण था बंगाल में भुखमरी आया, ठीक है। बंगाल में 1769 और 70 के बीच में भुखमरी आया, ठीक है, और इसको ग्रेट बंगाल फेमिने कहा जाता है, ठीक है। इस भुखमरी को क्या कहा जाता है, ग्रेट बंगाल फेमिने, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कब आया था बंगाल में भुखमरी, 1769 और 70 के बीच में। 1770 में तो लगभग में बहुत ज्यादा हानि हो गया था, ऐसा भुखमरी था कि 1/3 जनसंख्या भूख से क्या हो गया था, उसका मृत्यु हो गया था। तो ये आपको समझना है क्यों आया था भुखमरी, तो सूखा के कारण, बारिश हुआ नहीं था उस टाइम, ठीक है। 1769 और 70 के टाइम में समय में क्या हुआ, बारिश नहीं हुआ और सूखा हो गया, ठीक है। सूखा होने की वजह से सही तरीके से जो फसल उपजना चाहिए था वो फसल नहीं उपजा, ठीक है। तो इसके चक्कर में क्या हो गया, बहुत ज्यादा भुखमरी हो गया। और कंपनी जो टैक्स लगाती थी, कंपनी को इससे कोई मतलब नहीं था कि आपका अनाज उपज रहा है या नहीं उपज रहा है, जो हम फिक्स कर दिए हैं, जो मेरा टैक्स है हम वो वसूलेंगे, ठीक है। तो जबरदस्ती वसूलने के चक्कर में भुखमरी बढ़ गया और 1/3 जनसंख्या भूख से मर गई, ठीक है। तीसरा कारण था बैंकक्रप्ट होने का, चाय के व्यापार में कमी हुआ। पहले चाय का व्यापार वो अमेरिका के साथ करता था, ठीक है, यहाँ से चाय का जो भी चीज था ले जा करके अमेरिका में व्यापार करता था। लेकिन डच जो था वो अपना साइड से वहां अपना व्यापार करने लगा, ठीक है। तो इससे चाय के व्यापार में भी कमी आ गया
और चौथा कारण था कंपनी का जो कर्मचारी था वो इतना भ्रष्ट हो गया, इतना भ्रष्टाचार करने लगा कि कंपनी को नुकसान होने लगा। ठीक है, कर्मचारी को तो फायदा हो रहा था लेकिन कंपनी को क्या हो गया, नुकसान पहुंचने लगा। तो इस तरह से मेन जो 4 कारण है आपको ये समझना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों बैंकक्रप्ट होने के कगार पे पहुंच गई थी। तो ये 4 कारण आपको समझना है। ठीक है, तो इसी को और ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमको इतना दिन से कमा के दे रहा था, इतना हमको फायदा पहुंचा रहा था, तो हम इसको इस तरीके से इसको बर्बाद होने दें। ठीक है, तो इसलिए इसको सही तरीके से रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। ठीक है, तो इसका बैकग्राउंड जो है यही है। ठीक है, आपको समझना है कि रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया, तो कंपनी को सही तरीके से रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, उस पर नियंत्रण करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में लाया गया। ठीक है, तो अब इसका क्या क्या मेन प्रावधान है हम उसको समझेंगे। ठीक है, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत सारा प्रावधान है, ठीक है, विशेषता है, तो वो उस चीज को हम लोग समझेंगे। तो क्या किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम दिया गया, पद दिया गया। ठीक है, पहले बंगाल प्रेसिडेंसी को बंगाल तीन प्रेसिडेंसी हुआ करता था भारत में, बंगाल प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी। ठीक है, तो उसमें से बंगाल के गवर्नर को अब क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन 2 प्रेसिडेंसी जो है बम्बई और मद्रास के प्रेसिडेंसी को किसके अधीन कर दिया गया, बंगाल के प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। कहने का मतलब है कि बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन दोनों प्रेसिडेंसी को अधीन कर दिया गया। अब मद्रास और बम्बई का जो भी था वो रिपोर्ट करता बंगाल के गवर्नर को, और बंगाल के गवर्नर रिपोर्ट करता कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का संख्या कितना था, 24 था। ठीक है, वो रेगुलेट करता था वहां से, और जो भी आदेश देना होता था वो गवर्नर जनरल को आदेश देता था, और वहीं से प्रशासन राजनीतिक रूप से सारा चीज वहीं से खेल होता था। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और उसके अधीन बम्बई और मद्रास के प्रेसिडेंसी को उसके अधीन कर दिया गया। ठीक है, अब बंगाल के गवर्नर ही दोनों प्रेसिडेंसी को देखता। ठीक है, उसके बाद क्या किया, 1774 ईस्वी में 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया। ठीक है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कलकत्ता में हुआ, और इसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन था, सर एलिजा एम्पे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और 3 अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड, चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड। तो इस तरह से आपको याद रखना है, सर एलिजा एम्पे एम्पे को कहाँ डाला, तो चैम्बर में डाल के, लिमेंस्टर का थोड़ा थोड़ा साउंड आ रहा है सीमेंट की तरह। ठीक है, तो सीमेंट डाल के उसको क्या कर दिया, हाइड कर दिया। ठीक है, हाइड का मतलब छुपा देना। तो एम्पे को क्या किया, चैम्बर में डाल के सीमेंट डाल के हाइड कर दिया। तो कहने का मतलब है कि मुख्य न्यायाधीश जो था सुप्रीम कोर्ट का सर एलिजा एम्पे था, और 3 अन्य न्यायाधीश आपको ट्रिक से समझाए कि चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। ठीक है, चैम्बर में डाल के सीमेंट से हाइड कर दिया एलिजा एम्पे को, मुख्य न्यायाधीश को। तो ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। सुप्रीम कोर्ट का स्थापना इसलिए किया गया था कि कंपनी जो ब्रिटिशर था और कंपनी जो कर्मचारी था बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार करने लगा, उसको देख रेख करने के लिए, उसका निपटारा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का स्थापना 1774 ईस्वी में किया गया। ठीक है, और तीसरा प्रावधान था कंपनी का कर्मचारी अब ना किसी से रिश्वत ले सकता है, ना किसी से उपहार ले सकता है किसी भी भारतीय से, और ना ही अपना निजी व्यापार कर सकता है। ठीक है, अपना निजी व्यापार पे पूर्णतः रोक लगा दिया गया 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ठीक है, तो इतना आपको समझना है। और केंद्रीय प्रशासन का नींव पड़ गया। ठीक है, केंद्रीय प्रशासन का नींव पड़ गया। ठीक है, अब प्रशासनिक रूप से, राजनीतिक रूप से, ठीक है, कंपनी का क्या काम था, प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से पूरा हो गया, कंपनी का शासन करना रह गया। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बंगाल के गवर्नर को क्या कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल कर दिया गया, उसके अधीन बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसी। सुप्रीम कोर्ट का स्थापना 1774 में, कंपनी कर्मचारी ना रिश्वत ले सकता है, ना उपहार, ना निजी व्यापार, और केंद्रीय प्रशासन का नींव पड़ा। बंगाल में द्वैत शासन लागू था। ठीक है, द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव ने 12 अगस्त 1765 ईस्वी को बंगाल में द्वैत शासन लगाया। ठीक है, द्वैत शासन का मतलब हो गया कि दोहरा शासन। ठीक है, मतलब बंगाल के नवाब जो था उसका काम था सिर्फ बंगाल के जनता का देखभाल करना। ठीक है, उसका प्रशासनिक रूप से देखभाल करना, और बंगाल का जो भी टैक्स था, राजस्व था, वो वसूलने का काम किसका था, वो कंपनी का था। ठीक है, तो बंगाल का नवाब सिर्फ एक मुख्य दर्शक था, अपने जनता को सिर्फ देख सकता था। ठीक है, उसके भलाई के लिए उसके पास पैसा ही नहीं था जो वो कुछ करता उसके भलाई के लिए, क्योंकि सारा राजस्व तो मतलब कंपनी वसूल रहा था, और सिर्फ नवाब अपना देखभाल कर रहा था। इसी को द्वैत शासन कहा जाता है। ठीक है, तो द्वैत शासन
कब लागू हुआ, तो आपको याद रखना इतना। चलिए, आपको इतना तो आप समझ गए, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में 1773, ये 4 मेन आपको प्रावधान किया था, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया। चलिए थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। चलिए इसको आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, तब जाके आपको फायदा होगा, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि द्वैत शासन, बंगाल में द्वैत शासन कब लागू हुआ। बंगाल में द्वैत शासन, बंगाल में द्वैत शासन लागू हुआ 12 अगस्त 1765 को, ठीक है। बंगाल में द्वैत शासन कब लागू होता है, 12 अगस्त 1765 ईस्वी को, ठीक है। और इसका अंत कब होता है, अंत होता है 1772 ईस्वी में। कौन करता है, वारेन हेस्टिंग्स करता है, ठीक है। ये आपको इतना याद रखना है। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स बंगाल में द्वैत शासन को अंत करता है, ठीक है। उसके बाद 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद क्या होता है, बंगाल में केंद्रीय प्रशासन का नींव पड़ जाता है। ये 12 अगस्त 1765 जो है इलाहाबाद का पहला संधि है, ठीक है। इलाहाबाद का पहला संधि है बंगाल के अंग्रेज और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में, 12 अगस्त 1765 ईस्वी को, ठीक है। इलाहाबाद की संधि के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको समझाएंगे। वैसे ओवरऑल आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट से पहले क्या हुआ कि प्लासी का युद्ध होता है, ठीक है। उसके एक्ट आने से मेन जो कारण था, बंगाल में कंपनी का इतना हस्तक्षेप कैसे बढ़ गया, तो उसका मेन कारण था, आपको पता होना चाहिए, प्लासी का युद्ध, ठीक है। प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध क्यों हुआ था, क्योंकि अंग्रेज कंपनी जो था वो ज्यादा हस्तक्षेप करने लगा था, ठीक है, बंगाल में। तो इसी से गुस्सा होके क्या हुआ कि सिराजुद्दौला युद्ध शुरू हो गया, ठीक है। गुस्सा नवाब में तनातनी हो रहा था अंग्रेज कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच। और उससे पहले क्या किया कि क्लाइव थोड़ा सा दिमाग का बहुत ज्यादा तेज था। वो क्या किया, सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, उसको अपने पाले में ले लिया। तो हुआ क्या कि इससे कमजोर हो गया और सिराजुद्दौला को पता ही नहीं था, ठीक है। अपना पीठ पीछे अपना मिला लिया था और युद्ध में क्या किया, धोखा दे दिया। कौन, मीर जाफर। धोखा कौन दे दिया, मीर जाफर। कौन था मीर जाफर, तो सेनापति था, सेनापति, ठीक है। प्लासी का युद्ध हुआ कब, 23 जून, डेट सहित पूछता है, ठीक है, 1757। ये आपको याद रखना है। 1757 किसके बीच में हुआ, तो अंग्रेज के तरफ से, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच, सिराजुद्दौला, ठीक है। अंग्रेज की तरफ से कौन लड़ा, तो रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। और सिराजुद्दौला के बीच, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध होता है 1757, 23 जून 1757। प्लासी किस जगह पे है, तो आपको याद रखना है, पश्चिम बंगाल में प्लासी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच में युद्ध होता है, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। सेनापति मीर जाफर था, लेकिन सिराजुद्दौला को पता नहीं था। युद्ध में पता चलता है कि ये तो उसके साइड हो गया है, और इसके चक्कर में क्या होता है कि युद्ध हार जाता है सिराजुद्दौला, और युद्ध में ही सिराजुद्दौला का क्या होता है, मृत्यु हो जाता है, ठीक है। तो युद्ध में मारा जाता है सिराजुद्दौला, और उसके बाद बंगाल का नवाब किसको बनाया जाता है, बंगाल का नवाब मीर जाफर, क्योंकि पहले डील हो गया रहता है दोनों में, ठीक है, मीर जाफर को कि बंगाल का नवाब बना देंगे, तुम मेरे साइड आ जाओ, ठीक है। तो इसी लोभ के चक्कर में वो अपने सिराजुद्दौला के साथ क्या करता है, गद्दारी कर देता है, और वही होता है जो वादा करता है अंग्रेज, और बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया जाता है, ठीक है। तो पहला जो, अगर पूछा जाए कि बंगाल में अगर पहला मतलब नियंत्रण कब से चालू होता है, तो प्लासी के युद्ध से ही, ठीक है, अंग्रेज का, कंपनी का, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बहुत जो कसर बाकी रहता है वो बक्सर का युद्ध, ठीक है, बक्सर का युद्ध। ये कब होता है, तो 22 अक्टूबर 1764, ठीक है। कहाँ होता है, तो बिहार में है बक्सर, गंगा के किनारे युद्ध होता है। किसके किसके बीच होता है, तो ये आपको याद रखना है। अंग्रेज की तरफ से कौन लड़ता है, हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो, ठीक है। और इधर से विपक्षी टीम कौन लड़ता है, तो 3 आपको ये याद रखना है। पहला तो आपको मुगल सम्राट
मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है अवध का नवाब, अवध का नवाब शुजा उदौला, शुजा उदौला। ठीक है, और तीसरा आपको याद रखना है बंगाल का नवाब मीर कासिम, बंगाल का नवाब मीर कासिम। ठीक है, तो चलिए बंगाल का नवाब मीर कासिम। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। तो हेक्टर मुनरो अंग्रेज के तरफ से, और इधर से मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, और अवध का नवाब शुजा उदौला, और बंगाल का नवाब मीर कासिम। ये बक्सर का युद्ध होता है ये दोनों के बीच में। ठीक है, लेकिन अंग्रेज जीत जाता है, कंपनी जीत जाता है। ठीक है, तो बक्सर के युद्ध के बाद क्या होता है कि एक संधि होता है 1765 ईस्वी में। ठीक है, 1765, 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद का संधि के नाम से जाना जाता है। और उस संधि के बाद क्या होता है, डील होता है। ठीक है, शाह आलम द्वितीय, ठीक है, जो शाह आलम द्वितीय, इसके साथ 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद का संधि होता है, इलाहाबाद का संधि। ठीक है, 12 अगस्त 1765 किसके साथ होता है, तो 12 अगस्त 1765 को होता है मुगल सम्राट जो था शाह आलम द्वितीय के साथ अंग्रेज का संधि होता है। ठीक है, और इस संधि में क्या होता है कि मुगल सम्राट के को क्या कर देता है, उसको पेंशन 26 लाख रुपया देकर, उसको पेंशन के रूप से पेंशन देकर उसको मतलब उसको खत्म कर देता है एक तरीके से, और बंगाल पे सारा टैक्स वसूलने का अधिकार अपने नियंत्रण में ले लेता है। ठीक है, और उसी तरह से 16 अगस्त, 4 दिन के बाद 16 अगस्त 1765 ईस्वी को अवध का नवाब जो था शुजा उदौला, उसके साथ भी संधि होता है, और उसको अवध लौटा दिया जाता है। ठीक है, और उस पर जुर्माना लगाया जाता है, 50 लाख रुपया का जुर्माना लगता है, और उसको अवध लौटा दिया जाता है। ठीक है, लेकिन मीर शाह आलम द्वितीय को क्या करता है, 26 लाख पेंशन देकर उसका पावर को खत्म कर देता है। ठीक है, और मेन रूप से अब उसके बाद अब बंगाल पे जो भी दीवानी था, टैक्स वसूलने का अधिकार कंपनी के हाथ में चल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना है बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध। ठीक है, तो यही दोनों युद्ध जो था कंपनी का जो मेन रूप से अगर भारत पे अगर राज करने का शुरुआत जो होता है, ये प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद। ठीक है, बंगाल पे नियंत्रण करता है, धीरे धीरे वो पूरे भारत पे नियंत्रण प्रशासनिक रूप से, राजनीतिक रूप से सारा हस्तक्षेप शुरू करना चालू कर देता है। ये प्लासी के युद्ध मेन यहाँ एंट्री पॉइंट है, प्लासी का युद्ध। ठीक है, उसके बाद जो थोड़ा बहुत मतलब कसर बाकी था वो बक्सर के युद्ध में पूरा हो गया। ठीक है, उसके बाद पूरे तरीके से नियंत्रण हो गया किसके हाथ में, कंपनी के हाथ में। तो ये मेन था। ठीक है, इसके बाद फिर रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ठीक है, उसके बाद कंपनी वही आपको जो कहानी सुना है, बैंकरप्ट होने के चक्कर मतलब स्थिति में आ गया था, तो उसी को सही तरीके से रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया उसको रेगुलेट करने के लिए, और उसी के तहत बंगाल के गवर्नर को थोड़ा सा आपको समझा देते हैं, बंगाल के कंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया। ठीक है, बंगाल के गवर्नर किसके अधीन कर देता है, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता है। ठीक है, जो ब्रिटिश सरकार के तरफ से, ब्रिटिश गवर्नमेंट के तरफ से वहां से, और इसके अधीन कौन होता है, बंगाल के गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर जनरल, और इसके अधीन कर दिया है बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास, मद्रास के प्रेसिडेंसी को इसके अधीन कर दिया गया। ठीक है, ये दोनों रिपोर्ट करेगा बंगाल के गवर्नर जनरल को, और बंगाल के गवर्नर जनरल रिपोर्ट करेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का संख्या कितना था, 24। ठीक है, ये 24 डायरेक्टर मिलके वहीं से सारा डिसीजन जो भी करना रहता था, क्या व्यापार का क्या राजस्व है, सारा चीज, सारा जानकारी बंगाल के गवर्नर जनरल को, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को देना होता था। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आपको याद रखना है कि क्या सब प्रावधान किया गया था। तो पहला बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल, दूसरा आपको याद रखना है सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया 1774 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद उसका मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाइम पे, 3 अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट, और तीसरा था कि कंपनी का जो भी स्टाफ था, कर्मचारी था, वो व्यापार नहीं कर सकता, ना ही रिश्वत ले सकता है, ना ही उपहार ले सकता है, और चौथा था केंद्रीय प्रशासन का नींव पर गया। और तो इसी के द्वारा, रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा कंपनी को प्रशासनिक रूप से, राजनीतिक रूप से मान्यता मिला। ठीक है, प्रशासनिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी हस्तक्षेप कर सकता है। ये रेगुलेटरी एक्ट 1773 ईस्वी का देता है उसको पावर। ठीक है, उसके बाद कंपनी पर नियंत्रण भी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ठीक है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी को
ये आदेश दिया गया कि सारा राजस्व, ठीक है, और सैन्य मामले जो भी है, सारा जानकारी आप मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना आवश्यक कर दिया गया, ठीक है। कंपनी को ये कहा गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कि सारा जो भी राजस्व होता है, सैन्य होता है, भारतीय मामलों का जानकारी सारा ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना अनिवार्य कर दिया गया, रॉयल्टी एक्ट 1773 ईस्वी का। तो आप लोग कहानी समझ गए, क्या है कहानी, कहाँ से कहाँ शुरू होता है, ठीक है। और इसी कमी को दूर करने के लिए लाया जाता है, इसमें थोड़ा बहुत जो कमी होता है उसी को दूर करने के लिए लाया जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी का, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अगर कहीं समझने में दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और जितना हो सकता था हम समझाने का प्रयास किए, ठीक है। थोड़ा बहुत कहीं गलती भी हुआ होगा तो माफ कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट के माध्यम से सजेशन दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या कहीं गलती हुआ है, ठीक है। और अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। चलिए, जय हिंद।